देखिए, ऐसा है कि हर वर्ष हमारे यहाँ पर जो चुनाव क्षेत्र के लोग हैं वो जन्म दिवस के ऊपर कार्यक्रम यहाँ पर रखते थे और बड़े पैमाने पर हर गांव से लोग जो है उसमें शामिल होते थे। लेकिन इस बार क्योंकि प्रदेश में मैंने देखा कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये जो अभी 2 दिन बारिश हुई इसमें धर्मशाला के अंदर भी काफ़ी घरों को नुकसान हुआ है। तो उसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि जितने भी लोग हैं जिनके यहाँ नुकसान हुआ है तो उनको राहत जो है वो हम लोग दे दें समय रहते। और इसके लिए हमने हमारे जो पार्टी के बूथों के अध्यक्ष हैं, मेरे कार्यालय की जो टीम है उनको भी 2 टीमों में विभाजित करके सब जगह प्रैक्टिकली विज़िट करके कितना खर्चा होना है, किसका कितना नुकसान है उसका आंकलन किया। और इसमें लगभग 107 परिवार जो हैं वो प्रभावित हैं और उसमें आज उनको लगभग 58 लाख रुपया की जो धनराशि है वो हमने दी है। और मैंने उनको कहा है कि ये अभी पहली राहत है, हम पूरे का पूरा काम जो है वो करके उनको देंगे ताकि उनको एक रहने की अच्छी व्यवस्था, उनके सर पे एक सुरक्षित छत जो है पूरे परिवार को यहाँ पर मिल जाए। और जिनके यहाँ भूस्खलन के भी मामले कुछ आए हैं उनको भी कुछ दिनों में हम राहत जारी करेंगे ताकि वहाँ पर भी सुरक्षा जो है वो मुहैया हो जाए। क्योंकि प्राकृतिक जो इस बार प्रकृति ने रूप लिया है बड़ा विकराल है। और क्योंकि जन्मदिन कल होता है लेकिन कल का निर्णय ये लिया है कि कल मैं सराज में जा कर के वहाँ वो लोग जिनके कि पूरे के पूरे मकान बह गए हैं उनको जा कर के वहाँ हमारे जो नेता विपक्ष हैं जयराम ठाकुर जी, उनके साथ मिल कर के उनको वहाँ पर राहत देंगे। जी, इनिशियली जब इस तरह का सराज उस दौरान क्या मीडिया क्या पॉलिटिशियन सब वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये था कि गवर्नमेंट्स की ओर से इस तरह का बयान आया था कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट ने सबको हील किया है। लेकिन ये सोशल मीडिया और मीडिया वालों की कुछ अफवाहें हैं जो सही नहीं है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सरकार का जो बयान आया है, सरकार की जो पहली राहत गई है जिसका पूरा मकान ज़मीन चलेगी उसको 5,000 रुपये मिला है। जिसको आंशिक रूप से नुकसान हुआ, जिसका घर डैमेज हुआ है उसको 2,000 रुपये मिला है। तो उससे वो क्या बनाएगा? वहाँ की भूगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि अभी बरसात चली है, वहाँ एकदम ठंड पड़ेगी। अब जिसके सिर पे छत नहीं वो क्या करेगा? हमारा प्रयास ये है कि हम वहाँ पर जा कर के मौके पर ही उन परिवारों को राहत राशि के चेक जो हैं कल वहाँ सौंप देंगे। परिवारों की सूची जो है वो हमारे पास बनी हुई है ताकि वो अपना कम से कम काम तो शुरू करें जब तक सरकार की राहत आएगी। अभी तक तो पिछले आपदा की राहत ही सरकार की लोगों तक नहीं पहुंची है, तो उसका अगर इंतज़ार करते रहेंगे तब तो कई परिवार वहाँ पर ऐसे हैं जो ऐसे मौसम के चलते, बहुत बड़ी ठंड होती है, वहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो वो कितने दिन दूसरों के यहाँ रहेंगे। तो अगर एक कमरे की एक छत भी उसको मिल जाएगी तो परिवार को बहुत बड़ा सहारा जो है वो वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ओर से जो मुखिया हैं उनकी ओर से ये स्टेटमेंट आई थी कि उन्होंने जो राहत राशि दी है या बढ़ाई है वो कई गुना ज़्यादा है, इससे पहले वो इस तरह की ना तो कभी राशि दी गई है। तो क्या वो जो कही जा रही है वो दी भी जा रही है या फिर वैसे ही बातों तक किसी? आप बढ़ाने को तो आप 15 लाख भी कर दें, लेकिन अगर मिलना ही 5,000 है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। वो लोगों तक पहुंचना चाहिए सीधे सीधे रूप से, बिना पक्षपात के, जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं। और प्रभावित व्यक्ति को समय रहते पहुंचना चाहिए, तब तो उसको उसका लाभ होगा। अब जब इस तरह का मौसम रहेगा और अगर समय रहते उनको राहत ही नहीं मिल पाएगी तो किस तरह से जो है वो अपने परिवार का बचाव कर पाएंगे? ये भी तो सरकार को सोचना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए ऐसे परिवारों के प्रति। लिटरली आप कैसे देखते हैं गवर्नमेंट्स की कार्यप्रणाली, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से नेचुरल क्लाइमेटी पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में आई है, प्राकृतिक आपदा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको लेकर फिलहाल स्टैंड क्या देखते हैं गवर्नमेंट्स का? देखिए, सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं। कल उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रदेश में लगा देनी चाहिए, एक फैसला आया है। तो जब इस तरह के हालात हों तो उतनी ज़्यादा पैर भी नहीं पसारने चाहिए, उतने ही पसारने चाहिए जितनी चादर है। तो क्यों लोगों को झूठा आश्वासन दे देना है?
तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार पर निर्भर ना रहें, समाज मिलजुल करके ऐसे लोगों की सहायता के लिए आगे आए और इस नेक काम में सब अपना अपना हाथ जो है वो बंटाएं, ताकि लोग जो हैं वो अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकें। सरकार के इंतजार में ना रहें। वो तो पिछली बार की जो आपदा आई थी उनको भी अब तक धनराशि नहीं मिली। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि सेंटर की ओर से भी तो उनको मदद मिलनी चाहिए। यहाँ से भी हमारे जो MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको थोड़ा बहुत जो है वो वहाँ सेंटर में जाकर जो मांग करनी चाहिए, उनको भी जो है कुछ राशि लानी चाहिए ताकि इस वक्त लोगों की सहायता की जा सके। पूरा प्रतिनिधिमंडल नेता विपक्ष के की अध्यक्षता में सारे सांसद, कुछ विधायक जो हैं वो मिले हैं, जाकर के सभी मंत्रियों को भी, और जो हमारे गृह मंत्री हैं उनको भी, नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो जाकर के प्रधानमंत्री जी को भी मिले हैं। प्रधानमंत्री जी बाहर थे, आते ही सबसे पहले वो जयराम ठाकुर जी से मिले हैं और आश्वासन दिया है। और हमने ये भी कहा है कि जो प्रभावित क्षेत्र हैं तो ये सीधा सीधा उन क्षेत्रों को और उन व्यक्तियों को उनके खाते में पैसा जाना चाहिए। सरकार के द्वारा जब रूट कर रहे हैं तो कहीं वो तनख्वाह में चला जा रहा है, कहीं अन्य कार्यों में चला जा रहा है। तो मनमर्जी से जब सरकार ऐसे काम करेगी तो कैसे चलेगा। और पिछली बार की राहत का भी ऐसे ही हुआ है, वो पैसा भी सैलरीज में और पेंशन्स में चला गया, तो लोगों तक पहुंचा ही नहीं अभी तक जो प्रभावित थे। तो इसलिए इस बार इस तरह की मांग की गई है। हमारे सांसदों ने सदन के अंदर भी और बाहर भी जो है जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उनको मिल करके मामला पूरे जोर शोर से उठाया है। जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, अगर हम लोग आपसे भी अगर देखें तो देखिए अभी तक चीज़ें धरातल पर उतरी नहीं, सिर्फ कहा है कि ये करेंगे वो करेंगे। और जिस गति से कार्य चल रहे हैं मुझे लगता है कि समय पर पूरा नहीं हो पाएंगे। ऐसा ना हो कि हम लोग जो हैं वाइट एलिफेंट खड़े कर दें। ADB के कितने प्रोजेक्ट हैं, भवन खड़े हैं, प्रोजेक्ट खड़े हैं, देखने वाला कोई नहीं। अगर इसी को विकास कहना है, डेवलपमेंट कहना है, तो इसको मैं डेवलपमेंट मानता नहीं हूँ। और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उस तरीके से मूलभूत ढांचे को विकसित करना चाहिए। धर्मशाला के अंदर मैंने पहले भी कहा कि हमें कृपया करके और कार्यालय मत दीजिए, यहाँ पहले ही कंजेशन बढ़ रहा है। ये शहर भी शिमला, मनाली और डलहौजी की तरह कंजेशन के चलते ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ जाए। तो अब बहुत हो गया है, हमको इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। आगे भविष्य में प्लान्ड वे से इसका विकास करना है। यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं, यहाँ एग्जीबिशन इंडस्ट्री की अपार संभावनाएं हैं, जिससे यहाँ रोज़गार मिले, इकोनॉमी को फ़ायदा हो। अब यहाँ पर अगर इस तरह से अगर देखेंगे कि खाली भवन है और उनमें किसी को बिठाते चले जाएंगे तो सड़कें उतनी हैं, पानी उतना, बिजली उतनी, तो उस तरीके से सोच जो है जो होनी चाहिए वो सरकार की नहीं। एक कल फैसला आया है कि हिमाचल प्रदेश, देखिए ऐसा है कि पहले भी हिमाचल प्रदेश में लॉटरी सिस्टम हुआ करता था, लेकिन बहुत सी महिलाओं ने उस समय आवाज़ उठाई कि हमारे पति जो हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, पैसा कमाते हैं, सारा पैसा लॉटरी के ऊपर लगा दे रहे हैं और सारा पैसा जो है वहीं बर्बाद हो जा रहा है। घर का जो है जीवन यापन करना मुश्किल है, इसलिए लॉटरी को बंद कर दिया गया। अब अगर आप लॉटरी ले आए हैं 100-150 करोड़ का, कहते हैं फ़ायदा हो जाएगा, तो सरकार के लिए 100-150 करोड़ रुपए अर्जित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी और माध्यम से भी कर सकते हैं। और ये एक लॉबी है लॉटरी वालों की, तो ये लॉबी जो है ऑपरेट कर रही है। पंजाब के कई ठिकाने हैं, लुधियाना है, खरड़ है और ऐसे ही जीरकपुर है, तो वहाँ से सारा मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम चल रहा है। ये मेरा आरोप है वर्तमान सरकार के ऊपर। उस कार्टेल के चलते, लॉटरी कार्टेल के चलते जो है वर्तमान सरकार ने ये निर्णय लिया है।